आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुबह सुबह नहा धोकर मैं जब ऑफिस पहुंचा तभी मेरे फ़ोन पर मेरी पत्नी का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से उसने बताया कि उसके पिताजी यानी मेरे ससुर जी अब उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लग नहीं रहा कि वो अब ज़्यादा दिनों तक बच भी पाएंगे और उनकी ये इच्छा है कि वो अपने आखिरी वक्त पर मुझे देखें। हालांकि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था मगर ससुर जी की ये इच्छा मैं ठुकरा भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को हाँ बोल दिया और उसे ये जानकारी दे दी कि मैं आज ऑफिस का काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाऊँगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मेरा ससुराल यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेन पकड़ना होगा, फिर बस और ऑटो रिक्शा पकड़कर वहाँ पहुँचूँगा। जितना मुश्किल ये सुनने में लगता है असल में उससे भी ज़्यादा मुश्किल है और यकीनन मुझे ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो ही जाएगी। खैर अब मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं तो मुझे ये मुश्किल भरा काम करना ही पड़ेगा। ठीक शाम के 6:30 बजे ऑफिस से मेरी छुट्टी हुई। ऑफिस बैग मैं अपने रूम में ना ले जाकर ऑफिस में ही रख कर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर मैंने ट्रेन पकड़ा और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हो गया। ठंड का मौसम था इसलिए ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं थे। खैर मैं जब ट्रेन से उतरा तो तब घड़ी में शाम के 7:15 बज रहे थे। मैं स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप था, लिहाजा मैंने वहाँ से भट्टापुर जाने वाली बस पकड़ ली। भट्टापुर एकदम लास्ट स्टॉप था तो मैं आराम से बस में एक झपकी ले सकता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर मुझसे भाड़ा लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने उसे भाड़ा तो दिया ही पर साथ में ये भी कह दिया कि मुझे भट्टापुर जाना है, अगर बस वहाँ पहुँच जाए तो वो मुझे उठा दे। कंडक्टर ने मेरी बात पर हामी भरी और वो वहाँ से आगे चला गया। उसके जाते ही मैंने जो आंख बंद किए फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद मगर जब मेरी आंख खुली तो बस पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी और एक जगह पर रुकी हुई थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि अब ये बस को क्या हो गया और सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। लिहाजा मैं बस से नीचे उतरा और चलकर जब बाहर आया तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि बस भट्टापुर गांव के स्टैंड पर खड़ी थी। वो कंडक्टर वहीं पास ही में किसी से बातें कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आखिर इस कंडक्टर के बच्चे ने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैं गुस्से से लाल होकर उस कंडक्टर के पास गया और बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इस पर कंडक्टर बोला, जगाने की बहुत कोशिश की मैंने आपको, पर आप जागे ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने कहा, मुझे मुखिया जी के घर के पास जाना है। इस पर कंडक्टर बोला, मुखिया जी का घर? पुराना बरगद? वो तो काफ़ी दूर है। अब कोई सवारी नहीं मिलेगी आपको, पैदल ही जाना होगा। कंडक्टर की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशानी में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इतनी रात गए मैं घर कैसे जाऊं। इतने में ही उस कंडक्टर ने फिर से कहा, साहब एक काम करिए, आप रोड से ना जाकर मैदान वाले रास्ते से चले जाइए, वो रास्ता छोटा पड़ेगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैं वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। चलते हुए जैसे ही मैं बस स्टैंड से बाहर निकला तो मुझे सामने एक मिठाई की दुकान नजर आई।
मैंने सोचा इतने दिनों के बाद अपने ससुराल जा रहा हूँ, क्यों ना थोड़ी मिठाइयाँ ही लेता चलूँ। इतना सोचकर मैं मिठाई खरीदने उस दुकान में घुस गया। वहाँ से मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, पर क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका था, इसलिए रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। एक हाथ में मिठाइयों से भरा थैला और दूसरे हाथ में मोबाइल टॉर्च लिए मैं आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि उस कंडक्टर ने बताया था कि मुझे रास्ते में ना जाकर मैदानी रास्ते से जाना है, तो मैंने वैसा ही किया। रास्ते के एक छोर से मैं नीचे मैदान में उतर गया और मैदानी रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगा। दोनों तरफ से घिरे रास्ते के मुकाबले खुले मैदान में चलने पर मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे कोई बर्फ के गोले फेंक कर मार रहा हो। अभी मैं उस खुले मैदान में चल ही रहा था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज़ कुछ अजीब तरह की थी, जैसे दो पत्थर आपस में टकरा रहे हों। मैंने एक नज़र अपने आसपास देखा, मगर वहाँ दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? सवाल तो यही था, पर इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा था। खैर, मैं चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई, जैसे कहीं आसपास से ही आ रही हो। मैं और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। मैंने उस आवाज़ को थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो पता चला कि वो आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि मेरे पीछे से ही आ रही है। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा, मगर अजीब बात तो ये थी कि मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगने लगा था कि ज़रूर मेरी तबीयत बिगड़ गई है। इतना बड़ा वहम मुझे नहीं हो सकता है। ये सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। अभी मैं तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने जिस हाथ में मिठाई का थैला पकड़ा हुआ था, उसी हाथ पर मुझे कुछ महसूस हुआ। किसी ने मेरे उस हाथ को पकड़ लिया, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी इंसान का हाथ हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर के हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक इंसानी कंकाल खड़ा था। उस कंकाल की आंखें सफ़ेद चमक रही थी और उसके पूरे शरीर में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। मुझे समझ आ गया कि पत्थर टकराने की आवाज़ इसी कंकाल में से आ रही थी। मैंने उस कंकाल से तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेतहाशा बस भागे जा रहा था। यहाँ तक कि डर के मारे मैं पीछे पलटकर भी नहीं देख रहा था। जी जान लगाकर अभी मैं उस मैदान में भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मैंने सोचा कि अभी इस झोपड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लिहाजा मैं दौड़ते हुए उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा पीटने लगा। मेरे 2-3 बार दरवाज़ा पीटने पर शॉल ओढ़े एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैं बिना किसी सवाल जवाब के झोपड़ी के अंदर घुस गया। तभी वो शॉल वाला आदमी चलते हुए मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ, ऐसे हाँफ क्यों रहे हो तुम? इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक तो उसने शॉल से सारा कुछ ढक रखा था, दूसरा झोपड़ी के अंदर
कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही थी। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो आदमी झोपड़ी के एक कोने की तरफ जाने लगा। पर वो जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मुझे वही पत्थर टकराने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर वो आवाज़ क्यों और कैसे आ रही है। इतने में ही वो आदमी पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आया। पर वो जैसे ही पानी देने आगे बढ़ा कि तभी उसके शरीर पर से वो शॉल नीचे ज़मीन पर गिर गया। तो मैंने जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि पानी का गिलास लिए वही कंकाल ठीक मेरे सामने खड़ा था। मेरा माथा सुन्न हो चुका था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब फिर से पीछा कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि मेरे पास वहां से भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मैंने वही किया। उसी वक्त मैंने वहां से दौड़ लगा दी। हड़बड़ी में मिठाई का थैला मैं वहीं पर छोड़ आया। भागते भागते मैं सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुका। सबको मैंने ये बात बताई तो सबने ये कहा कि ऐसे रात में मिठाई वगैरह नहीं लानी चाहिए, और ख़ासकर सुनसान रास्तों से तो कभी भी नहीं। हो सकता है मिठाई के साथ साथ कोई बुरी बला भी हमारे साथ घर आ जाए। ये सब सुनकर मैं काफ़ी डर गया, और उस रात के बाद से मैं रात में कभी भी मिठाई लेकर कहीं नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।